सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? बेसिकली इट इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है भाई, अगर मान लो एक केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सपोज करो एक कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बना रखा है ए बी का, है ना। सो इसमें ए और बी के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इस बॉन्ड को बनाने के लिए, ए और बी ने एक एक बॉन्ड शेयर किया हुआ है, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली ये हो गया हमारा शेयर्ड पेयर। और इस शेयर्ड पेयर को जो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा वो बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। ठीक है, ये शेयर्ड पेयर जिसकी तरफ ज्यादा खींचा रहेगा या जो ज्यादा जिसके नजदीक होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिससे थोड़ा दूर चला जाएगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बेसिकली अगर इसको देखें तो कुछ इस तरीके का केस हो जाएगा। अगर मैं इसको जस्ट डॉट डायग्राम में समझाऊं तो मान लेते हैं कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो ए और बी ने अपना एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये बी से थोड़े दूर है, बी से थोड़े दूर चले गए हैं और ए के थोड़ा पास आ गए हैं। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो एटम ए है वो बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एटम बी। तो इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्योंकि ये बेसिकली एक बॉन्ड बनने के बाद ही अराइज होती है, तो अगर अपन देखें कि जब एक बॉन्ड बना हुआ है उस पर हम देख रहे हैं तो ये रिलेटिव बेसिकली कॉन्सेप्ट है। दोनों एटम के बीच में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये इन दोनों के एटम के ऊपर बेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस एंटिटी है, इसकी मतलब कोई यूनिट नहीं होती। तो बेसिकली हम ये सिर्फ अट्रैक्शंस में मेजर कर रहे हैं कि किसका अट्रैक्शन ज्यादा है शेयर्ड पेयर की तरफ, कौन सा एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या जिसने ज्यादा होल्ड किए हुए वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह कंसिडर किया जाएगा। कुछ डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो भी हमको पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क है? क्योंकि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अट्रैक्शन ही था भाई। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात कर रहे थे तो इट वाज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बिल्कुल लगभग वैसा ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप देखें पहला डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो बेसिकली डिफाइंड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। हमको अगर हम पीछे जाएं और हम डेफिनेशन को रिकॉल करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो हमने डेफिनेशन लिखा था वो क्या था? इट वाज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन थी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेसिकली बॉन्डेड स्टेट में डिफाइंड है। जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड इन बॉन्डेड स्टेट व्हाइल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड इन गैसियस आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एब्सोल्यूट टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म मतलब बेसिकली यूनिट्स हैं, ठीक है, और हर एटम की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगा वो एक सर्टेन एनर्जी है कि ये एटम अगर इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सर्टेन है। तो सर्टेन एनर्जी रिलीज हो रही है यानी ये एक एब्सोल्यूट टर्म है, और इसकी यूनिट भी रहेगी किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि जो एनर्जी की यूनिट है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होगी। तो किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल बेसिकली एक यूनिट कंटेनिंग क्वांटिटी है, इसमें यूनिट भी रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब तक बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक इसका कोई मीनिंग है नहीं। तो बेसिकली ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी भी है, ठीक है। सो अगर आप सेकंड डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट टर्म है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेसिकली क्या है? आपकी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। नाउ जो डिफरेंट स्केल्स हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इन स्केल्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए बताए गए हैं क्योंकि आपके बुक्स में अवेलेबल हैं, कहीं कहीं लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है हमें कंपेयर करना आना चाहिए। हमें बेसिकली वैल्यूज़ का उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है अट्रैक्शन नहीं रखना है हमें वैल्यूज़ की तरफ, हमें सिर्फ कंपैरिजन पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैल्यूज़ इतना मायने नहीं रखेंगी। ठीक है, तो देयर आर सेवरल स्केल्स, उसमें से मैं 2 स्केल आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्केल है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला जाता है बॉन्डेड स्टेट में, उसको हम कैसे निकालते हैं, 0.208 टाइम्स रूट ओवर ई ऑफ ए बी। ए और बी के बीच का बॉन्ड एनर्जी है ये। ई ऑफ ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी बॉन्ड। ठीक है, ए और बी में अगर बॉन्ड बनेगा तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड एनर्जी आएगा वो माइनस रूट ओवर ई ऑफ ए ए। दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। तो ये बेसिकली आपका आपका क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए ए बॉन्ड एंड दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड। और ये रिलेशन इसमें रहता है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप ए और बी, यहाँ पर ए बी लिया ना, तो अगर ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको बेसिकली ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल के आ जाएगा इस तरीके से। भाई मैंने ये मॉड इसलिए लगा दिया ताकि नेगेटिव वैल्यू ना है। हम हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर से ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मॉड लगा दिया। तो अल्टीमेटली डेल्टा ई एन है, मॉड ऑफ डेल्टा ई एन इससे निकल के आएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी अपन ने यूज करी है वो सारी बॉन्ड एंथैल्पी किसमें है, किलो कैलोरी पर मोल में। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पीज को किलो जूल पर मोल में लेंगे तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ जो आपका 0.208 था उसकी जगह क्या आ जाएगा 0.1017। बेसिकली हमने किलो कैलोरी को कन्वर्ट किया है किलो जूल के अंदर। तो ये आपका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, खाली 0.208 की जगह क्या आ गया है 0.1017 आ गया है। यहाँ पर सारी बॉन्ड एनर्जीज किलो जूल पर मोल में हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम पॉलिंग स्केल यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कंपैरिजंस आने चाहिए। हमको ये समझ में आना चाहिए कि दो एटम्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो किस तरीके से किया जा रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, उसके बीच में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही, ठीक है। हमें कंपैरिजंस करने हैं, हमें वैल्यूज कैलकुलेशन नहीं करने। तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं भी रहते या नहीं रखते हैं आप याद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल पे हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम क्या ले लेते हैं, मीन वैल्यू। आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन वैल्यू ले लेते हैं। उससे क्या आ जाता है हमारे पास मुलिकन स्केल पे उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंपली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मुलिकन स्केल एंड दैट रिलेशन इज दिस। ठीक है, 1.35 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एट मुलिकन स्केल का अंडर रूट माइनस 1.37। तो दिस इज बेसिकली ये जो x जैसा सिंबल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डेजिग्नेट किया जाता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताया जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसी पर्टिकुलर एटम के लिए। ठीक है, देन क्या क्या फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी से हमको समझ में आएगा कि बिहेवियर एप्लीकेशन किस तरीके से आगे रहेगा उसमें। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कुछ कॉमन बिहेवियर्स हैं जो हमें पहले से ही पता है, ट्रेंड्स, कि अगर एटम का साइज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, घटती है। नहीं भी पता है तो ध्यान रखें, अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग बढ़ने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, देन अगर कैटायनिक स्पीशीज का चार्ज इंक्रीज होता है,
अगर चार्ज ऑन कैटायनिक स्पीशीज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी A3 प्लस A2 प्लस से ज्यादा और A2 प्लस A प्लस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्योंकि हम इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं आयनिक साइजेस के अंदर कि जैसे जैसे एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी साइज क्या होती जाती है, छोटी, और जब साइज छोटी होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। हाँ या ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो क्योंकि A3 प्लस A2 प्लस से छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A2 प्लस से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। एंड लाइकवाइज तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट में ही बात कर रहे हैं हम, है ना। सिमिलरली अगर एक एटम पे चार्ज बढ़ाया जाए, एनायनिक चार्ज बढ़ाया जाए, तो चार्ज ऑन एनायनिक स्पीशीज अगर हम बात करें तो अगर एक एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाया जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से उसकी साइज क्या करती है, बढ़ती है। और अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो A3 माइनस इज गोइंग टू बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A2 माइनस, एंड A2 माइनस इज गोइंग टू बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A माइनस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात हो गया ये फॉर सेम एलिमेंट। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ऑन द सेम एटम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें दो अलग अलग एटम को कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब जैसे मैं Mg2+ और Al3+ को कंपेयर नहीं करूंगा। ये बात हो रही है Mg+, Mg2+, Al+, Al2+, Al3+ के लिए, ठीक है, या Cl- Cl2- बनेगा नहीं, लेकिन अगर वैसा बनाए तो उसके लिए, ठीक है, और O-, O2-, उस तरीके के एलिमेंट्स के लिए ये बात हो रही है, ठीक है ना, सेम एटम के। देन जैसे जैसे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब अभी हमने हालांकि इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करी है, क्योंकि ये जो S कैरेक्टर वाला फंडामेंटल है ये हमको मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि वहां हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा अगला रूल है ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे अगर किसी एलिमेंट की sp3 है, मतलब अगर वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है, तो अगर इसमें s ऑर्बिटल का परसेंटेज निकाले तो देखो यहाँ 4 ऑर्बिटल हैं टोटल, एक s की और 3 p की। तो s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना हो गया, 1 ऑर्बिटल है s की, टोटल ऑर्बिटल कितनी है इसमें 4, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना आ गया 25%। तो इसमें sp3 में s का परसेंटेज कितना है 25%। इसी तरीके से अगर मैं sp2 देखूं तो sp2 में अगर मैं परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल निकालना चाहूं तो s ऑर्बिटल तो एक है और टोटल ऑर्बिटल कितनी है, एक, और p की 2, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनटू 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेसिकली 33.33%, ठीक है। और sp में अगर इसी तरीके से मैं परसेंटेज s कैरेक्टर निकालने जाऊं तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑर्बिटल्स ही हैं, एक s है और एक p है। तो s ऑर्बिटल तो एक है, टोटल ऑर्बिटल कितनी है 2 है, एक s और एक p, और इनटू 100, तो यहाँ कितना आ गया 50%। तो अब देखो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, यहाँ s कैरेक्टर 25% था, यहाँ 33% था, और यहाँ कितना है 50%। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि sp3 एलिमेंट से ज्यादा, मतलब अगर आपका sp3 एटम है तो उससे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो sp2 एटम की होगी, और sp2 से ज्यादा sp की होगी। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। देखो एग्जांपल के लिए, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की ही बात हो रही है। कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर दोनों ही कार्बन कैसे हैं sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, तो भाई ये वाला sp कार्बन जो है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp3 कार्बन से। तो एक ही एटम का मैंने सिर्फ क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करने का जो टेंडेंसी था वो चेंज किया, s कैरेक्टर इंक्रीज किया, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमें जनरली ध्यान में होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। याद रख सकते हो ताकि कंपैरिजन आसान रहेगा। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना रहता है 2.1, ठीक है।
हाइड्रोजन के अलावा 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस भी पोजेस करता है। अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस का भी कितना है, 2.1 ही है। देन लिथियम का 1 होता है, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, ठीक है, कार्बन 2.5। कार्बन के अलावा सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितना होता है, 2.5 ही होता है। देन नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन का होता है 4, सोडियम 0.9। देन उसके बाद अगर क्लोरीन देखेंगे तो 3, और नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों ही लगभग क्या पोजेस कर रहे हैं, 3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस कर रहा है। ब्रोमीन 2.8 और फिर आपका आयोडीन 2.5, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कॉमन वैल्यूज हैं, लेकिन इन कॉमन वैल्यूज के अंदर हम कितना ध्यान रखेंगे इस चीज को हमें समझ में आना चाहिए। भाई बेसिकली सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको शायद ध्यान ना भी रहे, तो कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आपको याद होनी ही चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दिस पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर रहती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से, फोन कॉल, ठीक है, फोन कॉल करते हैं ना, फोन कॉल बेसिकली आप ध्यान रख सकते हो, फोन कॉल ट्रिक की तरह इसको ध्यान रख सकते हो। इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर उसके बाद क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर हैं, तो फोन कॉल, ठीक है, इसको ध्यान रखें। सेकेंडली ये हमारे पी ब्लॉक का ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 है, ठीक है। पी ब्लॉक में आप अगर देखोगे तो 6 ग्रुप आते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद स्टडी करेंगे। तो 6 ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, 13, 14, 15, 16 और 17, और 18 ग्रुप जो नोबल गैसेस वाला होता है, ये सारे पी ब्लॉक के अंदर होते हैं, लेकिन हम 13 से लेकर 17 के बीच में बात कर रहे हैं। इन चारों ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर, इन बेसिकली इन 5 ग्रुप्स के अंदर अगर आप किन्हीं भी 4 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आपको देखना है, मान लो इनमें देखना है, तो कैसे देखोगे, आप बस एक एस ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो जहां से ये एस स्टार्ट हुआ वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हम किधर गए, क्लोरीन की तरफ, फिर उधर किसके किसके पास लास्ट में एंड किया, सल्फर के पास। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसमें FOCLS। तो आपको जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है वहीं से एस बना लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर उसके बाद सेलेनियम और उसके बाद आर्सेनिक, ब्रोमीन, सेलेनियम, आयोडीन, ठीक है, और फिर आता है टेलुरियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है इन जनरल। तो डाउन द ग्रुप गए भाई, फ्लोरीन से क्लोरीन, तो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर इनमें क्रॉस में रिलेट करना है तब क्या करेंगे, तब हम इसको यूज कर सकते हैं कि फ्लोरीन फिर सल्फर आएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो आप इस S को ड्रॉ करके किन्हीं भी 4 एलिमेंट में S को ड्रॉ करें और आपको उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये काम कहाँ करना है, पी ब्लॉक के अंदर, सब जगह नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये पी ब्लॉक के अंदर है। तो अगर इसमें देखोगे तो आर्सेनिक, फिर जर्मेनियम, फिर क्लियर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं एलिमेंट्स के बीच में, तो ये हम ध्यान रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, तो जैसा मैंने बताया पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स क्या है,
लेफ्ट टू राइट अगर एक पीरियड में जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है इन जनरल, ठीक है। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज क्या कर रहा है, जनरली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, अभी मैं कॉमन एप्लीकेशंस ले रहा हूँ। इसके बाद हम जैसे जैसे पी ब्लॉक एस ब्लॉक में जाएंगे थोड़ी और एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सो एप्लीकेशंस की अगर बारे में बात करें तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम नेचर ऑफ बॉन्ड का, ठीक है। दो एलिमेंट्स के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो किस तरीके का होगा उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बराबर है तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली प्योरली कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो उस कंडीशन में बॉन्ड जो होगा वो 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के अंदर इक्वल नेचर रहेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 आ रहा है तो उस तरीके के बॉन्ड को हम बोलेंगे कि वो कोवेलेंट ज्यादा है, आयनिक कम है। ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 आ रहा है तो कोवेलेंट ज्यादा कंसीडर किया जाएगा बॉन्ड और आयनिक कम कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आयनिक ज्यादा होगा बॉन्ड और कोवेलेंट कम होगा। बेसिकली कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, उनमें कैरेक्टर्स होते हैं कि आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो उसको प्रेडिक्शन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो दोनों कैरेक्टर बराबर होंगे, अगर लेस देन 1.7 है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए एक हेनी स्मिथ फार्मूला का भी हम यूज करते हैं। तो जो हेनी स्मिथ फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए वो कैसे होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को आप लिख सकते हो 16 into mod of delta n। जो जिन एटम के बीच में आप निकालना चाहते हो, जिन एटम के बॉन्ड्स के लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहते हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मॉड 16 into mod of delta n प्लस 3.5 mod of delta n का होल स्क्वायर। तो इससे आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी किसकी, आयनिक कैरेक्टर की, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो और एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मेटल, मान लीजिए MOH है, ठीक है। अब इस MOH के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर ये जो M है ये अगर एक मेटल है, अब मेटल का डिसीजन कैसे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस रहती है तो वो मेटल होता है क्योंकि उनकी ड्रेनिंग की टेंडेंसी होगी, ठीक है। 1 या 1 के आसपास की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। तो अगर मेटल है यहाँ पर तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड का क्लीव होता है वो इस तरीके से होता है और ये ब्रेक डाउन होता है मेटल प्लस OH माइनस। तो नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अब ये पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर Xa माइनस Xb ग्रेटर देन 1.7 आ रहा है तो मोर आयनिक होगा और आयनिक होगा तो उस कंडीशन में बॉन्ड इस तरीके से क्लीव करेगा। अगर यही MOH है और ये जो M है ये बेसिकली एक नॉन मेटल है तो जो बॉन्ड है वो बेसिकली यहां से क्लीव करेगा और उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, MO माइनस प्लस H प्लस। अब नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ये भी कब, नॉन मेटल कब होगा, नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बन रहा है, ठीक है। एलिमेंट और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में जो बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर लेस देन 1.7 आता है तो उस कंडीशन में बहुत चांसेस है कि जो M है ये नॉन मेटल होगा। और उस कंडीशन में जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपका जब भी क्लीविंग करोगे आप इस बॉन्ड की तो वो इसी तरीके से क्लीव करेगा और उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एसिडिक नेचर मिलेगा उस पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड्स का। तो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर बेसिक होगा या एसिडिक होगा उसकी भी डिसीजन हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस के ऊपर। तो इसके ऊपर हम आगे और बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।